बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्पिरेटरी चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेटरी चेन, डियर स्टूडेंट्स, दरअसल हम डिस्कस कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को, जिसमें सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा था, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल, एंड अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी चेन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स के अंदर होता क्या है, हर प्रीवियस स्टेप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस होते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी शामिल हैं, और इनके अलावा यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स इन स्टेप्स में बनेंगे उनको एटीपी में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल देखा था। क्रेब्स साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना था, एटीपी का मॉलिक्यूल बना था, NADH बना था और FeDH2 बना था। अब कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनको मजीद प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो NADH और FeDH2 हैं, इनको मजीद प्रोसेस किया जाएगा और इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू दी ATP। सो डियर स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल में बनने वाले NADH और FeDH2 को जो है रेस्पिरेटरी चेन के अंदर प्रोसेस किया जाता है। NADH और FeDH2 ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की एक सीरीज में से गुजरते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर टू कैरियर मूव करते हैं और आखिरकार पहुंच जाते हैं टुवर्ड द फाइनल एक्सेप्टर विच इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इस पूरे पैसेज के दौरान, इलेक्ट्रॉन्स के इस पूरे पैसेज के दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस रेस्पिरेटरी चेन के अंदर कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, अब हम वो देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन रेस्पिरेटरी चेन आर, नंबर 1 is coenzyme Q, number 2 is series of cytochrome enzymes, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक हो गया। दरअसल ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम्स भी होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये तीन सब्सटेंसेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी चेन में होने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक हो गया। अब साइटोक्रोम एंजाइम्स की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। साइटोक्रोम एंजाइम्स के हवाले से कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स containing heme of related prosthetic groups that undergo valency changes of iron atom। साइटोक्रोम एंजाइम्स क्या होते हैं? साइटोक्रोम एंजाइम्स की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो साइटोक्रोम एंजाइम्स एक तो ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि अभी हमने रेस्पिरेटरी चेन में देखा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके अंदर हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप कौन सा होता है? हीम ग्रुप के अंदर आयरन एटम मौजूद होता है, फेरस एटम Fe2 पॉजिटिव। अभी जो वैलेंसी चेंज की यहाँ पर बात की गई है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि रेस्पिरेटरी चेन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के नतीजे में वैलेंसी चेंजेस आते हैं। अब जब साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी तो साइटोक्रोम की वैलेंसी चेंज होगी। लेकिन दरअसल साइटोक्रोम में किस चीज की वैलेंसी चेंज होती है? साइटोक्रोम के अंदर मौजूद हीम के आयरन एटम की वैलेंसी चेंज होती है जब साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। हीम क्या है? हीम इज द सेम आयरन कंटेनिंग ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया। यानी कि हीम पोर्शन वही वाला ग्रुप है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर भी मौजूद होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है ये आपने देख लिया, यानी कि इनके हीम ग्रुप सेम होता है, लेकिन साइटोक्रोम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट है, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। ये NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और NAD में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? NADH इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस कर देते हैं कोएंजाइम Q को। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर NADH बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने कोएंजाइम Q को रिड्यूस कर दिया, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम Q एक्सेप्ट करता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q की तरफ मूव करते हैं या NADH से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिलीज करते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि NADH के अंदर हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टोर होते हैं। जब ये हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं NADH से तो ये लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। इनका जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है, ठीक हो गया, क्योंकि ये हाईली एनर्जाइज्ड है। तो इस एनर्जी डिसिपेशन को हम एनर्जी रिलीज कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है ADP की फॉस्फोराइलेशन के अंदर और एक ATP का मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास पहुंचेंगे तो कोएंजाइम Q एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, यानी कि अब कोएंजाइम Q के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोएंजाइम Q इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है टुवर्ड्स साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम B अब एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहाँ पर तो साथ ही साथ सेम क्वांटिटी के अंदर प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, NADH से रिलीज जो होते हैं वो है हाइड्रोजन एटम, यानी कि NADH हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं तो खुद प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अब साइटोक्रोम B के पास पहुंच चुके हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स साइटोक्रोम C और इस स्टेप के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C से मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A से टुवर्ड्स साइटोक्रोम A3। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ द चेन पहुंच चुके हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देयर इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ठीक हो गया, या फिर यूं कह लीजिए कि ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और दो प्रोटॉन्स मिलकर प्रोड्यूस करते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर करें एनर्जी लेवल क्या है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं तो इनकी एनर्जी डिसिपेट होती जाती है, ठीक है, और इनके मूव करने की वजह इनकी हाई एनर्जी थी, क्योंकि NADH के अंदर हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल थे, अनस्टेबिलिटी की वजह से कैरियर टू कैरियर मूव करते गए हैं और अब उनका एनर्जी लेवल इतना लो हो चुका है कि ऑक्सीजन इनको रिसीव करके एक्सेप्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक हो गया, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो चुके हैं, यानी कि इनका एनर्जी लेवल लो हो गया है। लेकिन जब NADH के अंदर मौजूद थे इलेक्ट्रॉन्स, इनका एनर्जी लेवल हाई था। अब डियर स्टूडेंट, साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो यहाँ पर इनफ एनर्जी रिलीज होती है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP का तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट्स में 3 ATP के मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पर 3 जगहों पर हमारे पास ATP बन रही है, ठीक हो गया, और ये ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ATP की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये थी कहानी NADH की। अब क्रेब्स साइकिल में NADH के साथ साथ FADH2 भी बना था, हमें उसको भी ATP में कन्वर्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं FADH2 की
तो FADH2 की रेस्पिरेटरी चेन भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। FADH2 भी ऑक्सीडाइज होता है, FAD में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज करता है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम Q एक्सेप्ट करता है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम की तरफ, साइटोक्रोम से फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्क ये है कि यहाँ पर जब FADH2 स्प्लिट होता है तो सिर्फ ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि NAD के केस में, NADH के केस में 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिंपल, यानी कि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ATP सिंथेसाइज होती है तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि ये प्रोसेस रेस्पिरेटरी चेन के दौरान ही होता है। जब रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं कैरियर टू कैरियर, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो जो एनर्जी डिसिपेशन है, उसी एनर्जी डिसिपेशन के नतीजे में हम लोग ATP बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो यहाँ पर जब NADH और प्रोटॉन्स, 3 ADP के मॉलिक्यूल, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट एक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में हमें NAD, वाटर और 3 ATP मिलते हैं। ठीक हो गया। अब अगर इसी तरह से हम FADH के केस में केमिकल इक्वेशन देखें तो NADH की जगह FADH आ जाएगा, FADH2 आ जाएगा, और 3 ADP की जगह 2 ADP आ जाएंगे, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखेंगे, NAD की जगह FAD बनेगा और 3 ATP की जगह 2 ATP बनेंगे। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है केमिकल इक्वेशन। साइट ऑफ अकरेंस, ये बात स्किप हो गई थी कि रेस्पिरेटरी चेन कहाँ पर टेक प्लेस होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म मौजूद होता है। सो डियर स्टूडेंट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वही है जिसे हम क्रिस्टे भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले चलते हैं साइट ऑफ अकरेंस पे कि जहां पर रेस्पिरेटरी चेन टेक प्लेस होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन मौजूद है जहां पर रेस्पिरेटरी चेन का प्रोसेस होता है। ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस, जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो स्पेस जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वो वाले कपलिंग फैक्टर्स, वो कपलिंग सब्सटेंसेस जो कि रेस्पिरेटरी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन हमारे पास कोएंजाइम Q मौजूद है। फिर यहाँ पर एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो कि FADH को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। देन हमारे पास मौजूद है एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली वी हैव साइटोक्रोम C. Then we have an other protein complex that is called cytochrome oxidase complex. अब डियर स्टूडेंट, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसे कहते हैं ATP सिंथेटेज। ये ATP सिंथेटेज हम लास्ट लेक्चर्स में, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनमें भी पढ़ चुके हैं कीमियो ऑस्मोसिस के अंदर, जब हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसको भी आप रिकॉल कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ATP सिंथेटेज के 2 पोर्शंस हैं, F0 और F1, 2 कंपोनेंट्स या 2 पार्ट्स कह लीजिए, F0 और F1। जो रोड लाइक पोर्शन है, रोड लाइक पार्ट है, उसको F0 कहते हैं और राउंडेड पार्ट को F1 कहते हैं। F0 का क्या फंक्शन है? F0 ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स एंड F1 सिंथेसाइज ATP। अब ATP सिंथेटेज के नेम से ही जाहिर है कि ये ATP सिंथेसाइज करवाएगा। ठीक हो गया। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, F0, F1। F0 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, F1 ATP सिंथेसाइज करेगा। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले NADH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी तरह से
रेस्पिरेटरी चेन से गुजरते हैं कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन फिर फाइनल एक्सेप्टर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं इनके साथ क्या होता है, इनके साथ दरअसल हमारे पास ये प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर रिलीज होते हैं और पंप हो जाते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो मौजूद है ये वाला, ये हमारे पास FADH के मॉलिक्यूल को FADH2 के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है FAD के अंदर, और साथ में प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब FADH2 की से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी तरह से रेस्पिरेटरी चेन में से गुजरते हैं और एंड ऑफ द चेन फाइनल एक्सेप्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब जो प्रोटॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं उनका क्या होता है, ये प्रोटॉन उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप हो जाते हैं टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और ये प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करते हैं और दोबारा से मूव कर जाते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, अब प्रोटॉन्स हाई टू लो मूव करेंगे और इनकी मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, यानी कि प्रोटॉन्स को हाई टू लो मूव करवाने के लिए क्या कौन रोल प्ले करेगा, F0 रोल प्ले करेगा, द पार्ट ऑफ ATP सिंथेटेज। यानी कि ये प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से पंप हो जाएंगे टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विद द एड ऑफ F0 पार्ट ऑफ ATP सिंथेटेज। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, अब ये चार प्रोटॉन्स जो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हुए थे वो दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ गए हैं और दो चार इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन में मूव कर रहे थे, वो एंड ऑफ द चेन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ आकर कंबाइन होंगे। अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मौजूद होगा, हाफ मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये थी कहानी प्रोटॉन की। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटॉन हाई टू लो मूव करते हैं, वहां से हाई टू लो मूव करते हुए एनर्जी डिसिपेट होती है, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है और प्रोटॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो, तो क्या होता है, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को F1 यूटिलाइज करता है और ATP सिंथेसाइज कर देता है, यानी कि F1 इस एनर्जी डिसिपेशन को यूटिलाइज करते हुए ATP की फॉस्फोराइलेशन करता है और ATP का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर ATP के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं वो एक अलग बहस है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास mechanism of oxidative phosphorylation, there is chemiosmosis, यानी कि कीमियोऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की ट्रांसपोर्ट चेन में भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्क क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस ये हैं कि यहाँ पर कीमियोऑस्मोसिस की मदद से जो ATP बनती है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और वहां पर जो कीमियोऑस्मोसिस फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनती थी, फोटोसिंथेसिस के अंदर कीमियोऑस्मोसिस की मदद से जो ATP बनती थी उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते थे, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि वहां पर जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व थी फोटोसिंथेसिस के अंदर वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है कीमियोऑस्मोसिस के अंदर। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।